तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आयरन मैन मूवी के फर्स्ट पार्ट को। तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर को दिखाते हुए। वहां पर यूएस आर्मी भी होती है जो कि किसी ऐसी आदमी का इंतजार कर रही होती है जो कि वेपन्स को डील करता था और उसका नाम था टोनी स्टार्क, जो कि स्टार्क इंडस्ट्री का ओनर है। फिर कुछ ही देर में हम देखते हैं कि टोनी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर टोनी उसे आर्मी का एक मिसाइल दिखाता है और कहता है कि ये हम लोगों ने बनाया है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये एक मिसाइल ही पूरी सिटी को तबाह करने के लिए काफी है। और फिर वहां पर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दरअसल टोनी यहाँ पर आर्मी से कोई डील करने आया था और इस डील से वो बहुत अमीर हो सकता था। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी के कार पर कोई फायरिंग करने लगता है। वहाँ पर मौजूद सारी की सारी आर्मी टोनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उन आर्मी को फायर करके मार देते हैं। टोनी अपनी जान बचाकर गाड़ी से बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी का बॉम्ब पड़ा होता है, जिसके फट जाने से वो काफी जख्मी हो जाता है। अब हमें एक दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है जब टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिला था। दरअसल जो कंपनी ये चला रहा था, ये इसके फादर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन जिस जगह ये अवार्ड दिया जा रहा था टोनी वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो उसका ये अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। वो था एक कैसीनो में। वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने टोनी का अवार्ड लिया था। वो उसे उसका अवार्ड देता है तो वो कहता है कि यार मैं इसे कहाँ रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। वो अवार्ड उन लोगों को देकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है और टोनी से कहती है कि क्या आप नए नए वेपन्स बना रहे हैं, और वो इतने खतरनाक है कि किसी की भी जान ले सकते हैं, बल्कि पूरी सिटी ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अगर हम वेपन्स ना बनाए तो लोग हमें ही मार डालेंगे। उसके बाद ये दोनों कुछ टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और फिर टोनी को बताया जाता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और टोनी अपने प्राइवेट जेट से होता हुआ अफगानिस्तान आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जब टोनी बेहोश है और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो वो ये देख के काफी हैरान होता है कि मेरे साथ बैटरीज क्यों लगी है। वो होश में आकर अपने साथ खड़े आदमी से पूछता है कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। तो वो आदमी उसे बताता है कि जब तुम्हारे साथ वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो उसके कई पीसेस तुम्हारे बॉडी के अंदर चले गए। वो इतने छोटे पीसेस थे कि हम उनको बाहर नहीं निकाल सकते थे। अब इसका एक ही हल था कि हम उन पीसेस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोक सकें। तो इस वजह से हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फेज यूज कर रहे हैं, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर रखा है और तभी वहाँ पर उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर क्यों बुलाया। मुझे तुम्हारा बनाया गया मिसाइल काफी पसंद आया, और जैसा कि तुम जानते हो मैं चाहता हूँ कि सेम मिसाइल तुम मेरे लिए भी बनाओ। अब टोनी और वो डिसाइड करने लगते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हालांकि यहाँ से बाहर जाना लग तो इम्पॉसिबल रहा था, लेकिन उस सूट के लिए इनको बहुत हाई पावर बैटरी चाहिए थी जो कि सूट को रन भी कर सकती। टोनी एक सूट बना लेता है। टोनी अपना वो सूट पहनता है और उसमें वो सारा सिस्टम डाउनलोड करता है। उसमें वो पावर भी ले आता है और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मारने लगता है। उस केव से बाहर आ जाता है अपना वही ड्रेस पहनकर। टोनी वहाँ से निकलकर सारे वेपन्स डिस्ट्रॉय करता है और अपने ड्रेस में ही मौजूद रॉकेट लॉन्चर से वहाँ से फ्लाई कर जाता है। वो गिरता है एक डेजर्ट में, जहाँ पर उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और वापस उसी जगह पर ले आती है जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। वहाँ पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर ये वेपन कंपनी खोली थी। टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि टोनी पूरी मीडिया से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने मुझसे डिमांड की कि मैं उनको भी वेपन्स बना के दूं। मैंने ये सोचा है कि मेरे वेपन्स इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग भी मेरे वेपन्स को हासिल कर जंग करना चाहते हैं, वॉर करना चाहते हैं, और मैं ये सब नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ। पर एटलीस्ट कंपनी बंद ना भी की तो मैं ऐसे वेपन्स कभी नहीं बनाने वाला। तो वो आदमी जो टोनी के फादर का फ्रेंड था, वो सारे लोगों से कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचाकर आया है और ये सेंसेस में नहीं है। ये भी उदास है, इसलिए बेकी बेकी बातें कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टोनी वहाँ से चला जाता है और वो आदमी भी टोनी के पीछे पीछे आता है। वो टोनी से कहता है कि आखिर हुआ क्या, तुम अफगानिस्तान से कैसे बचकर निकले, पर तुम्हें उन लोगों ने क्यों किडनैप किया था। तो टोनी उसे सारी बात बता देता है। वो ये भी बताता है कि मैंने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी वजह से मैं बाहर निकला, क्या तुम भी देखना चाहोगे। तो वो आदमी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तब टोनी अपनी शर्ट खोलता है और अपनी चेस्ट पर आर्क रिएक्टर दिखाता है, यानी उस आयरन सूट का कुछ हिस्सा। वो आदमी ये चीज देख के कहता है कि ये तो लाजवाब है, हमें इस पर और काम करना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए।
हम इससे काफ़ी अमीर हो सकते हैं और इससे हमें काफ़ी प्रोग्रेस भी मिल सकती है। लेकिन टोनी नहीं मानता और फिर जाता है अपनी सेक्रेटरी के पास। वो उसे कहता है कि मेरे चेस्ट में जो आर्क रिएक्टर लगा हुआ है मैंने इसे ज़्यादा एडवांस बना लिया है, उसे प्लीज़ उसके साथ चेंज कर दो। तो वो लड़की टोनी से पूछती है कि ये क्या करता है। तो टोनी उसे बताता है कि मेरी बॉडी में कुछ मेटल पीसेस है, ये उनको मेरे दिल तक जाने से रोकता है पर मेरी बॉडी में और ज़्यादा पावर और एनर्जी बनाता है। दूसरी तरफ डेजर्ट में और अफगानिस्तान के टेररिस्ट को उस सूट के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं जिसे वो लोग जोड़कर पता लगाते हैं कि असल में ये चीज़ है क्या। और उधर टोनी भी एक नई ड्रेस बनाने की कोशिश में होता है। उसने उस ड्रेस में और ज़्यादा अच्छे रॉकेट लॉन्चर्स लगा रखे थे जो उसे उड़ने में मदद करने वाले थे। अब वो अपनी ड्रेस में लगे सिस्टम को ऑर्डर देता है कि मुझे और ऊपर उड़ाओ। लेकिन जब वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है तो उसके ड्रेस में बर्फ जमने लगती है सर्दी की वजह से और उसके सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे आकर गिरता है। जैसे ही वो नीचे आ रहा होता है तो वो अपने सिस्टम को दोबारा से ऑर्डर देता है क्योंकि अब उस पर से बर्फ मेल्ट हो रही थी और वो दोबारा से उड़ जाता है। फिर घर आकर उस ड्रेस में कुछ चेंजेस करता है ताकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने में वो ड्रेस ना जमे। फिर शाम को हम देखते हैं कि टोनी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी भी होती है। दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं, डांस करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं कि तभी वहीं पर वो रिपोर्टर आ जाती है जिसने उसे कुछ क्वेश्चन किए थे। वो कहती है कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया उस जैसे कई मिसाइल अब अफगानिस्तान खुद बना रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी परमिशन से हो रहा है या तुमने ऐसा कुछ करने के लिए कहा है। फिर टोनी घर आता है और खुद ही कुछ करने की ट्राई करता है। टोनी अपने ड्रेस को बहुत ही एडवांस बना लेता है। उसमें उसने हर तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर दी थी जो कि फायर भी कर सकती थी और छोटे छोटे रॉकेट भी शूट कर सकती थी। टोनी फौरन से वो ड्रेस पहन के अफगानिस्तान जाता है। वहां पर जाकर वो सब आदमियों से लड़ता है, इवन उन टेररिस्ट के लीडर से भी। पर एरोप्लेन ड्रेस से वो छोटा सा रॉकेट वहां पर छोड़ता है जिससे वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहां की एयरफोर्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वो आयरन मैन को ढूंढ ही नहीं पाते। फिर टोनी अपने वो दोस्त को कॉल करता है जो उसे अवार्ड देने कैसीनो आया था। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं ही हूँ जिसने ये सारा ब्लास्ट किया है, तो प्लीज तुम इस मैटर का ख्याल रख लेना। जब उसे पूछा जाता है कि ये अटैक किसने किए तो वो कहता है कि हो सकता है कई दुश्मनों ने मिलकर ये अटैक किए हों, यानी वो ये बात टोनी पर नहीं आने देता। अब जब टोनी के फादर का दोस्त ये बात सुनता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे कैसे कोई अटैक करके गायब हो सकता है। वो फौरन से अफगानिस्तान जाता है और वहाँ के टेररिस्ट से बात करता है। तो वो टेररिस्ट कहते हैं कि हम जान चुके हैं कि ये काम किसका है, लेकिन हम तब तक खामोश है जब तक पूरी बात का पता ना लगे। ये आयरन मैन ही है क्योंकि हमें डेजर्ट से उसके ड्रेस के कुछ पार्ट्स मिले हैं। वो टेररिस्ट उस आदमी से कहते हैं कि तुम हम लोगों को पैसे दे दो तो मैं सूट का डिजाइन तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन टोनी के फादर का दोस्त ऐसा नहीं करता, बल्कि उन लोगों को डरा धमकाकर वो ड्रेस अपने साथ ले आता है। टोनी को पता चल जाता है कि उसका पुराना ड्रेस किसी ने चुरा लिया है। वो फौरन अपने सेक्रेटरी के पास जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे उसे रोकना होगा कि कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए और वो मेरा नाम, मेरी आइडेंटिटी यूज करके हर जगह तबाही फैलाए। अब टोनी की सेक्रेटरी उस आदमी के ऑफिस जाती है, यानी वही आदमी जो टोनी के फादर का दोस्त है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके कंप्यूटर से कॉपी करने लगती है और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि ये वही आदमी था जिसने टोनी को किडनैप करवाया था उन टेररिस्ट से, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि टोनी का इस कंपनी में जरा सा भी शेयर हो। ये सुन के वो काफी हैरान होती है और वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर वही आदमी आ जाता है जिसके कंप्यूटर से वो डेटा चुरा रही थी, लेकिन उसे बातों में लगा कि वो वहां से चली जाती है। अब वो आदमी भी इतना कोई इनोसेंट नहीं था, उसे पता चल जाता है कि ये लड़की मेरी कंप्यूटर से सारा डेटा चुरा गई है। वो लड़की सारी इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ से निकल रही होती है तो एक आदमी आता है और कहता है कि आप टोनी को जानती हो ना। और दूसरी तरफ टोनी के फादर के फ्रेंड को भी अजीब अजीब फील हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि टोनी अब कितना पावरफुल है और उसे पता चल चुका है कि इस सारी गेम के पीछे मेरा ही हाथ है। उस आदमी ने कुछ साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया होता है वही आर्क रिएक्टर बनाने के लिए जो कि टोनी के चेस्ट में था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जो आर्क रिएक्टर ये बनवा रहा था उसका साइज काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसको कंप्लीट होने में अभी टाइम था। तो ये जाता है टोनी के घर काफ़ी गुस्से में। वो टोनी के बॉडी को डीएक्टिवेट करके उसके चेस्ट में से वो आर्क रिएक्टर यानी जो उसका हार्ट था वो ले जाता है, जिसकी वजह से टोनी बहुत डाउन फील करने लगता है और उसके बगैर वो ज़्यादा देर जिंदा रहने वाला नहीं था। कि तभी टोनी को याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे एक पुराना आर्क रिएक्टर भी दिया था।
वो फौरन से उसको लगा लेता है और अपना ड्रेस दोबारा से अपनी बॉडी पर ले आता है। टोनी के फादर का फ्रेंड तो वो टोनी का आर्क रिएक्टर लेके जा चुका था। उसने अपने पास काफी बड़ा आयनिंग चेन बना रखा था जिसका वो नाम रखता है आयन मॉन्गर। वो आदमी वो आर्क रिएक्टर जो टोनी के चेस्ट से निकाला गया था उसके अंदर डाल देता है, जिससे वो एक्टिवेट होने लगता है और उसमें कई पावर्स आ जाती है। लेकिन इतनी ही देर में असली आयरन मैन भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और अब उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। अब वो दोनों लड़ते लड़ते रोड पर आ जाते हैं। तभी आयरन मैन को याद आता है कि अभी तक ये सूट पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, यानी अभी भी कई ज़्यादा हाइट पर जाकर फ्रीज हो जाएगा। वो फौरन से ऊपर उड़ने लगता है ताकि आयरन मॉन्गर भी उसका पीछा करे। और जब वो लोग बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो आयरन मॉन्गर का ड्रेस जमने लगता है, फ्रीज हो जाने लगता है और वो अजीब सा होके थोड़ा डल होके नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी नीचे आते ही वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। अब आयरन मैन अपनी सेक्रेटरी को फौरन से कहता है कि तुम ये आर्क रिएक्टर एक्टिवेट कर दो, मैं यहाँ से फौरन से भाग जाऊंगा और इसका सारा का सारा इफेक्ट इस आयरन मॉन्गर पे हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं जानता होगा कि आर्क रिएक्टर स्टार्ट होने वाला है। वो लड़की ऐसा ही करती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रेज निकलती है जो कि आयरन मॉन्गर के इर्द गिर्द आ जाती है और इन रेज की वजह से आयरन मॉन्गर मारा जाता है। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सारे उसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या आप ही है वो आयरन मैन। लेकिन टोनी वो स्क्रिप्ट उठा के सब लोगों के सामने चला जाता है। तभी उसका दोस्त उसके कान में कहता है कि जो भी बात सच है वही बोलिएगा। आयरन मैन सबके सामने बोल देता है, आई एम आयरन मैन। यानी अब सबको पता चल चुका था असली आयरन मैन टोनी ही है। तो इसी के साथ आयरन मैन पार्ट 1 खत्म हो जाता है।